दोस्तों नमस्कार। आपका एच डी गुरु जी के STD एजुकेशन में स्वागत है। यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है। हमारा उद्देश्य है शून्य से शिखर की तरफ ले जाना। यहाँ पे हम चुनिंदा प्रश्नों का चयन करते हैं और उन्हीं के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा है? ए ऑप्शन है FI, बी ऑप्शन है VI, यानी कि हमारा वी ऑप्शन राइट है। आइए इसके बारे में थोड़ा से हम और जान लेते हैं। आखिर ये VI क्या है? वोडाफोन आइडिया, वी से वोडाफोन, आई से आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 12 अगस्त और सी ऑप्शन है 5 मार्च और हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 8 सितंबर। आइए विश्व साक्षरता दिवस के बारे में कुछ प्रमुख बातें जानते हैं। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने का बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 से मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? इसका पहले ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस और जो राइट आंसर होगा वो सी है, यानी कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? दोस्तों भारत बन गया है, हमारा भारत। आइए इसके बारे में हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HST-DV का सफल प्रौद्योगिकी उड़ान परीक्षण किया। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई जहाज प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HST-DV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। आइए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? ए ऑप्शन है
डॉक्टर अनुपम स्वरूप, बी ऑप्शन है डॉक्टर राहुल सचदेवा, सी ऑप्शन है डॉक्टर अनिल त्यागी। हमारा जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। आइए डॉक्टर गोविंद स्वरूप के बारे में प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हमारा भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। वो 91 ईयर्स के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई थी। उन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? हमारा ए ऑप्शन है वाल्टेरी बोट्टास, बी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और जो हमारा राइट आंसर है पीरे गैस्ली। आइए पीरे गैस्ली के बारे में थोड़ा प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पीरे गैस्ली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोजा में आयोजित फार्मूले 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर, जो मैकलारेन स्पेन के हैं, दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्टोक रेसिंग पॉइंट जो कनाडियन तीसरे स्थान पर रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? हमारा ए ऑप्शन है 12.5% और जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 10.5%। आइए अब हम चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की जो भारी गिरावट GDP की आई है उस पर हम थोड़ा से प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट है। गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसी अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और जो हमारा राइट आंसर है वो है 3। आइए इस समिति के बारे में थोड़ा सा प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसे राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार
ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया था। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? ए ऑप्शन है 32 सप्ताह, बी ऑप्शन है 15 सप्ताह और सी ऑप्शन है 22 सप्ताह। जो हमारा राइट आंसर है 12 सप्ताह। आइए असम राइफल्स के बारे में हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रख रखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है असम। जो हमारा राइट आंसर है असम। आइए इस स्वयं योजना के बारे में हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में नजर डालते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, भारत और सेवाओं क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना के तहत अस्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आइए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? हमारा ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पंजाब और जो हमारा राइट आंसर है वह है उड़ीसा। आइए पर्यटन के बारे में थोड़ा सा प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ए.के. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात निर्देश जारी किया है। पर्यटन सचिव वी.के. देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील, डंगमाला आरक्षित वन के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस करंट अफेयर्स को नोट्स ही बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।